हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, लूसेंट की जो अखंड मैराथन जो क्लास चल रही थी हमारी, उसके अंतर्गत लगभग हम 4 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। यह है हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की है क्लास है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके जो पूरा जीके और जीएस का जो पोर्शन है लूसेंट किताब का, हमने पूरा निचोड़ सॉल्यूशन कराया है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देखिए, आपको ज़्यादा ढूंढने की भी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था कि हेनसांग थे जो चीनी यात्री थे, तो वो भारत आए थे तो किसके शासन काल में आए थे। ये हमारी लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो वो आए थे किसके में, हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के क्या आया था, दरबार में आया था। तो उसका नाम हो जाएगा क्या, हेनसांग। क्या नाम था, हेनसांग नाम था, जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ये थे चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम है वो किसे प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था चीनी यात्री किसको, हेनसांग को किया गया था। तो हेनसांग जो चीनी यात्री थे उनको क्या नाम प्रदान किया गया था, तो वो किया गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स की संज्ञा इन्हें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, तो भारत का जो नालंदा विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत का नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है तो वो राज्य हो जाएगा कौन सा, बिहार में। कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। एक अरबी आक्रमणी हुए थे, उन्होंने इसमें क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और यह काफ़ी दिन तक जल्दी रही। इसमें बहुत सारी किताबें थी, भारत का पूरा इतिहास का जो निचोड़ था, इतिहास की जितनी भी बुकें थी वो किस विश्वविद्यालय में थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय में थी। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीगिरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये 4 मठ स्थापित किसके द्वारा किए गए थे, किस किस जगह, श्रीगिरी, वृंदानाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये किसके द्वारा किए गए थे चारों मठ स्थापित, तो वो किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। तो द्वैत दर्शन के जो मुख्य प्रतिपादक थे तो कौन थे, तो वो हो जाएंगे कौन, शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य क्या थे, तो द्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो कष्ट देने वाला मतलब नष्ट करने वाला, उसको जो मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन, नष्ट करने वाला। तो नष्ट करने वाला जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो वो कौन थे, वो थे भाई साहब मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन थे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। ये क्या है, ये विदेशी आक्रमणी थे, इन्होंने मुस्लिमी आक्रमण थे। ये क्या है, अरब देश से आए थे और इन्होंने क्या किया है, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या आग लगा दी। आग लगा दी तो यहाँ पर क्या हुआ था, यह आग काफ़ी मंथों तक चली थी। इसमें जन कितनी लाखों बुक थी वो जल करके नष्ट हो गई, जो अपन के भारत के इतिहास से रिलेटेड, भारत की संस्कृति और उससे संबंधित थी, उनको नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षवर्धन है किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने, तो वो किया था पुलकेशिन सेकंड ने। तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो हर्षवर्धन था तो उसके समकालीन दक्षिणी भारत का शासक कौन था। तो हर्षवर्धन के समकाल में दक्षिणी भारत का जो शासक थे तो वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे पुलकेशिन सेकंड थे। तो पुलकेशिन सेकंड खान थे, दक्षिण भारत में शासन करते थे हर्षवर्धन के टाइम में ही। और पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को क्या किया था, पराजित किया था। हर्षवर्धन का जो प्रारंभिक राजधानी थी तो कहाँ थी, हर्षवर्धन किस जगह पे प्रारंभ में राजधानी थी, वहाँ पर शासन करते थे। तो हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी तो वो हो जाएगी थानेश्वर में। कहाँ पर हो जाएगी, थानेश्वर था, वहाँ पर हर्षवर्धन की क्या थी, प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो 738 ईस्वी में अरबी आक्रमण हो रहे थे उस टाइम में भारत पर, तो उनको पराजित किया था। तो वो किया गया था किनके द्वारा, तो वो किया गया था प्रतिहारों के द्वारा। प्रतिहार वंश था वो राजस्थान में स्थापित था। राजस्थान के प्रतिहार राजाओं ने क्या किया है, अरबी आक्रमणों से रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सूर्य कोणार्क मंदिर है
मंदिर है तो वो किस देवता का है, तो कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो कोणार्क मंदिर है उसमें किस देवता की मूर्ति है, तो वो है सूर्य की। किसकी है, सूर्य की मूर्ति है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सूर्य कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सांची का जो स्तूप है क्या है, सांची का महान स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है, सांची का महान स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है, तो सांची का स्तूप हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची का स्तूप, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और मैं आपसे पूछता हूँ, उसको कमेंट करके जरूर बताना है। जो सांची का स्तूप है वह किस नोट पर है, भारत की जो मुद्रा है, जो कागज वाली मुद्रा है, उसमें किस नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कनिंगम शासक खारवेल के संरक्षण दिया था, तो कनिंगम शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था वो कौन थे, तो वो दे भाई साहब जैन धर्म को। किसको, कनिंगम शासक खारवेल ने किसको संरक्षण दिया था, मतलब किस धर्म को संरक्षण दिया था कनिंगम के शासक जिनका नाम था खारवेल, तो उन्होंने दिया था जैन धर्म को संरक्षण। किसको दिया था, जैन धर्म को संरक्षण दिया था कनिंगम के शासक खारवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, तो सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरबी आक्रमण थे, अरबी आक्रमणकारी थे, उनके एक सेनापति थे, उन्होंने जो क्या है सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उनका नाम है क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। क्या थे, मोहम्मद बिन कासिम सेनापति थे जिन्होंने क्या किया है, अरब से आए थे और सिंध पर क्या थी, विजय प्राप्त की थी। पंजाब वाले क्षेत्र को पूरे को उस टाइम, उधर साइड वाले क्षेत्र को सिंध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिंध कहा जाता था। तराइन की जो दूसरी लड़ाई है वो पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी वो हुई थी 1191 ईस्वी में, और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1192 ईस्वी में। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया था, तो वो हराया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। किसने हराया था, मोहम्मद गोरी ने हराया था। तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो प्रथम युद्ध था तराइन का, उसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसके अंतर्गत 1992 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी नहीं पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था, तो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में हुआ था। और किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था, तो मोहम्मद गोरी के लिए किस युद्ध हुआ था जिसने दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था, तो वो हुआ था किसके बीच में, तो तराइन का दूसरी लड़ाई ने। किसने, तराइन की दूसरी लड़ाई ने, क्योंकि तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो उन्होंने क्या है दिल्ली क्षेत्र को खोलना छोड़ दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था, जो दिल्ली सुल्तान का शासक था वो कब प्रारंभ हुआ, तो दिल्ली सुल्तान का शासक प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1206 ईस्वी में। कब हुआ था, दिल्ली सुल्तान का शासक 1206 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अजमेर में 2.5 दिन का जो झोंपड़ी है वो किसने बनवाई थी, तो अजमेर के अंतर्गत एक 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो वो बनवाई गई थी किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या बनवाई गई थी, कुतुब मीनार भी बनवाई गई थी। क्या बनवाई गई थी, कुतुब मीनार भी बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका जो क्या रखी है, आधारशिला रखी थी। किसकी, तो कुतुबुद्दीन मीनार ने प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था कुतुबुद्दीन मीनार को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और ये क्या है, ये इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में आते हैं इनके पुत्र इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मीनार की आधारशिला रखी थी उसका पूरा कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। मतलब नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी, और उसको पूरा करवाया था, बना के कंप्लीट किया था तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो बलबन थे वो पहले क्या था, एक सेवक था, प्रधानमंत्री था, सेनापति था। जो वे किस सम्राट का सेनापति था, तो वो था नासिरुद्दीन का। किसका था, नासिरुद्दीन के क्या थे, सेनापति थे बलबन। और नासिरुद्दीन के बाद में क्या बने हैं, दिल्ली के सुल्तान बने थे बलबन। नेक्स्ट हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक राजा कहा जाता है
तो दिल्ली सल्तनत के उद्धारक कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो उसने बहुत सारे काम इल्तुतमिश ने करवाए थे, इस वजह से इनको उद्धारक कहा गया है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नियमित रूप से मुद्रा जारी की गई थी, इनको क्या? करेंसी जारी करने वाला, और नियमित रूप से मतलब साम्राज्य स्थापित करके और दिल्ली पर शासन करने वाला जो प्रथम सुल्तान था, तो प्रथम सुल्तान कौन था? क्यों वो थे इल्तुतमिश थे, क्योंकि दिल्ली पर शासन प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं कर रहा था। जैसे कि अपन के राजस्थान के प्रतिहारों ने क्या किया, उसको जीत के उस पर शासन नहीं किया, बल्कि यहीं से वहां पर क्या है, जागीरदार सामंत और वो टाइप से बैठा दिए गए थे, और उनके थ्रू में क्या किया था, यहीं से उन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो दिल्ली पर प्रत्यक्ष रूप से किसी ने शासन नहीं किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य स्थापित करके राजधानी बनाकर दिल्ली पर स्पेशल शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए है, तो किस शासनकाल में भारत की सीमा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो वो किया गया था किसके में? तो इल्तुतमिश के में। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए क्या किया है? सीमा पर आक्रमण किया था। भारत की शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फारसी त्योहार है एक क्या है? नौरोज, और नौरोज का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है किसको? बलबन को। किसको माना जाता है? बलबन को माना जाता है। और चहलग्नी अथॉरिटी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो चहलगी और फोर्टी के रूप में जो विख्यात टर्की सामंत थे, उनकी जो शक्तियों को भंग सर्वप्रथम करने वाला सुल्तान था दिल्ली का, तो वो थे कौन? बलबन थे। कौन थे? बलबन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो रजिया सुल्तान थी, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान थी, वो थी अल्तमस या इल्तुतमिश की बेटी थी। क्या थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को क्या कहा है? भारत की बेटी भी कहा जाता है। ठीक है। और रजिया सुल्तान के नाम पर क्या चलाए गए थे? रजिया सुल्तान ने सिक्के चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासन से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो क्या हुआ था, वे दो कौन से वंशज थे जिन्होंने खिलजी जो सुल्तान बने थे उससे पहले भी शासन किया था और खिलजी के बाद में भी शासन किया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था गुलाम वंश के द्वारा और तुगलक वंश के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाम और तुगलक वंश के द्वारा। खिलजी से पहले भी शासन किया था इन्होंने और खिलजी के बाद में भी किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो वो कौन थे? तो वो थे एक प्रकार के तुर्क के रहने वाले। कौन थे? तुर्क के थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो थे तुर्क के। स्वयं को दूसरा सिकंदर और सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था तो वो कौन था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी हैं तो जो क्या मानते थे अपने आप को? स्वयं को सिकंदर मानते थे। सिकंदर था जो चाणक्य के काल में, क्या चाणक्य जब थे, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य जब वो शासन कर रहे थे उस टाइम में क्या है? सिकंदर। और सिकंदर क्या चाहता था? भारत पर कब्जा करना। तो सिकंदर उस टाइम के महान शक्तिशाली शासक रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या है अपनी उपाधि सिकंदर की उपाधि रख रही थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर ए सानी के नाम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता है और बनाई गई थी। तो क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा क्या है, सेना को स्पेशल रूप से नहीं रखा जा रहा था, बेगार प्रथा की तरह सेना इकट्ठी की जाती थी और उनसे क्या है युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी शासक ऐसे थे जिन्होंने क्या है स्पेशल सेना का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेशल सेना का गठन किया गया था और सेना को इस प्रकार से नौकरी, जैसे नौकरी होती है ना, इस प्रकार से सेना को रखा गया था। उनके लिए राज्य कोष में से वेतन दिया जाता था प्रॉपर तरीके से। तो सेना फोर्स निर्माण करने वाले शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। यह आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फोर्स या सेना स्थापित करने वाले और उनको पेमेंट करने वाले सबसे पहले शासक कौन हैं दिल्ली के? तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर जनरल था, तो मलिक काफूर किसके जनरल थे? तो वो जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल थे, सेनापति थे, तो वो कौन थे? मलिक काफूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मदुरई तक
सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला और साम्राज्य को विस्तार करने वाला जो कौन था, जो दिल्ली का जनरल कौन था? तो वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और उन्होंने क्या है जनरल थे, तो उन्होंने क्या है मदुरई तक सफलतापूर्वक दिल्ली का शासन बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो दक्षिणी विजय करने का जो मिशन है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिणी विजय तक मतलब पूरा वो दिल्ली में शासन कर रहे थे, वो चाहते थे पूरे भारत पर क्या किया जाए, कब्जा किया जाए, हमारा शासन रहे। तो उन्होंने क्या है किस जनरल को दक्षिणी भारत में भेजा था विजय प्राप्त करने के लिए? तो वो भेजा गया था किसको? मलिक कफूर को। किसको भेजा गया था? मलिक कफूर को भेजा गया था कि दिल्ली पूरे भारत में विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो बाजार विनिमय प्रणाली है वो प्रारंभ की गई थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली है क्रय विक्रय के लिए पूरा मार्केट होगा जिसके अंतर्गत व्यापारी आके बेचेगा और उपभोक्ता के खरीदेगा। तो बाजार विनिमय की प्रणाली है तो वो किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो सेना स्थायी रूप से रखी गई थी, उनके लिए वेतन दिया गया था प्रॉपर तरीके से, एक यूनिफॉर्म सिलाई गई थी, सब काम कराए थे। इसके अलावा उन्होंने बाजार विनिमय की प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये दोनों काम बहुत ही अच्छे किए थे उन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? जो खलीफा थे, तो खलीफा खाते अरबों से, अरबों के क्या है अधिकार उनको मानने से इनकार कर दिया था। तो वह सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के जो सुल्तान थे उनके उनके क्या जो आदेश थे, अधिकार थे, उनको मानने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्र रूप से शासन किया था इन्होंने। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है वो किस कारण से असफल व्यक्ति मतलब घोषित हुए थे? मतलब इनको क्या है, इन्होंने जब शासन किया था इनको इतनी सफलता नहीं मिली थी, तो इसलिए इनको क्या माना है, असफल व्यक्ति माना था। तो वो रीजन क्या था, क्या कारण रहा था? तो वो रहा था वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तो वो क्या था? व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वो अपने लोगों के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता था, प्रजा के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता था, राजकाज से वो कोई संपर्क नहीं रखता था, इसलिए उनका क्या था, व्यवहारिक राजनेता नहीं थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था और किसके समीप स्थित है? तो जो वर्तमान में दौलताबाद है जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था दौलताबाद को, तो वह दौलताबाद कहाँ स्थित है और किसके समीप में स्थित है? तो वो है औरंगाबाद के। कहाँ पर है? औरंगाबाद के पास में दौलताबाद था, वहाँ पर इन्होंने क्या है अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर के यहाँ पर स्थानांतरित किया था दौलताबाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जजिया कर है यहाँ की एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो जजिया लगाने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था तो वो कौन था? तो जजिया लगाने वाले दिल्ली के सुल्तान थे वो थे फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो चमड़े के प्रतीक की जो मुद्रा है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी भारत में? तो वो की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चमड़े की प्रतीक की जो मुद्रा है वो प्रारंभ की गई थी भारत में। मनियार का राजकुमार किसे किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार किस शासक को कहा गया है? तो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको याद रखना, मैं मनियार मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया है। तो कुतुब मीनार को जैसे आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो यह पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था उसमें? तो उसमें क्या है, कुछ दरारें या कुछ कमियां रह गई थी या फिर किसी प्रकार टूट फूट हुई थी, जो उसका पुनर्निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार का कार्य करवाया था, वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा इसमें जीर्णोद्धार का कार्य करवाया था। किस वंश के जो सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के सुल्तान थे जिन्होंने सबसे अधिक शासन किया था? तो वो थे तुगलक वंश के सुल्तानों ने। तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर सबसे अधिक शासन किया था। यात्री एवं ब्यूतुता कहाँ पर आया था? तो ये बड़ा थोड़ा अजीब सा, तुम पढ़ लेना, लेने में नहीं आया। तो ये यात्री थे तो वो कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे सबसे पहले मोरक्को में। किस पे? मोरक्को में आए थे ये यात्री सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो एवन बत्तूता
किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता थे, वो किसके शासनकाल में आए थे? तो उस टाइम दिल्ली के सुल्तान कौन थे, सम्राट कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो लोदी वंश का जो संस्थापक था तो कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोदी वंश के संस्थापक थे तो वो थे बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी थे लोदी वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था तो वो कब समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था दिल्ली का राज्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद में यहाँ 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और बाबर क्या कर लेता है यहाँ पर? बाबर इस पर अधिकार कर लेता है दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, तो वो कौन सा वंश था? तो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो थे लोधी वंश। क्या थे? लोधी वंश थे। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। इसके बाद में क्या है, मुसलमानों का क्या हो गया था, यहाँ पर शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में जो पीर शब्द है, तो पीर से क्या आशय है? तो पीर से आशय हो जाएगा, वो हो जाएगा सूफियों का गुरु। क्या हो जाएगा? सूफियों का गुरु हो जाएगा पीर शब्द से आशय। नेक्स्ट हो जाएगा, जो सूफी आंदोलन है मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो सूफी आंदोलन है वो मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो सूफी आंदोलन जो प्रारंभ हुए थे वो हुए थे फारस या पर्सिया थे। तो सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो फारस पर्सिया से प्रारंभ हुए थे। ये भी आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही कि कई बार पेपर में देखने को मिल चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसका नाम है सूफी आंदोलन है वो मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो वो हुए थे कहाँ से? फारस से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी जो आदेश होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था किस नाम से? सिलसिला के नाम से। सिलसिला के नाम से जाना जाता था सूफी आदेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो भक्ति एवं सूफी जो आंदोलनों के संतों का योगदान था तो वो किस में चीज़ में था? तो उनका जो योगदान रहा है वो रहा है धार्मिक सद्भाव में। किस में रहा है? धार्मिक सद्भाव में उनका योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषा में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया है? तो सूफी भक्ति प्रचारक शंकर देव ने जो प्रादेशिक भाषा में किसका उपयोग करके उसे क्या बनाया है? लोकप्रिय बनाया है। तो वो बनाया है किसके? असमिया का। किसके? असमिया का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया है। असमिया का मतलब होता है उस भाषा के जो जैसे उस भाषा के अंदर जो मातृत्व गुण होते हैं उनको, उनकी जानकारी का उपयोग करके उन्होंने क्या है, शक्ति प्रचारक को प्रादेशिक क्या है, प्रादेशिक भाषा को क्या बनाया है? लोकप्रिय बनाया है शंकर देव के द्वारा, जो क्या थे? भक्ति प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी के सामयिक मराठा संत का नाम था। तो शिवाजी के जो समयायिक मराठा संत थे उनका क्या नाम था? तो वो थे संत तुकाराम। कौन थे? संत तुकाराम थे, जो किसके समकालीन में थे? तो वो थे शिवाजी के में। और शिवाजी कौन थे? मराठा सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, तो एनालेक्टस जो पवित्र ग्रंथ है, यह जो एनालेक्टिक पवित्र ग्रंथ है तो यह किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म का यह ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा कन्फ्यूशवाद। क्या है? कन्फ्यूशवाद। और इसको बोलते हैं कन्फ्यूशियन धर्म का। किसका है? कन्फ्यूशियन धर्म का जो ग्रंथ है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ, और इसको बोलते हैं कन्फ्यूशसवाद का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी वो की थी संगम वंश ने। किसने की थी? संगम वंश के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर जो राज्य था उसके जो शासकों ने प्रोत्साहन किया था, तो विजयनगर के शासकों ने जो प्रोत्साहन किया था तो वो क्या किया गया था? वो किया था तमिलों, तेलुगु और संस्कृत। किसको किया गया? विजयनगर के शासकों के द्वारा तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को क्या किया गया है? प्रोत्साहन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोवा में महत्वपूर्ण क्या है? गोवा में महत्वपूर्ण किले के बहमनियों, किसको? बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर का जो शासक था तो वह कौन था?
तो वहाँ पर क्या है, गोवा के अंदर का शासन चलता था बहमनियों का, उनसे उनको से क्या कर लिया है, छीन लिया गया था। तो वह किसके द्वारा छीना था, तो हरिहर के द्वारा, हरिहर सेकंड के द्वारा क्या है, बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। तो 1420 ईस्वी में आए थे विजयनगर साम्राज्य में जो इटली के यात्री आए थे, तो उनका नाम था, तो उनका नाम हुए निकोलो डी कॉन्टी। क्या है, निकोलो डी कॉन्टी है, जो क्या आए थे, विजयनगर साम्राज्य में आए थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कृष्णदेव राय है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी कौन सी, अमुक्त माल्यद। कौन सी लिखी गई थी, अमुक्त माल्यद पुस्तक है, वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। तेलुगु कृति अमुक्ता माल्यद के लेखक कौन, अमुक्त माल्यद है उसके जो लेखक थे तो वो कौन थे, तो पहली बात तो अमुक्त माल्यद है, यह किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तेलुगु भाषा में एक प्रकार से क्या है, कृति है। और इसको जो लेखक थे, तो लेखक कौन थे इसके, तो वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद क्या है, लिखा गया है। अमुक्त माल्यद है यह किसका कार्य है, तो अमुक्त माल्यद है यह किसका कार्य है, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा कृष्णदेव राय का। आपसे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। तो पहली बात तो अमुक्त माल्यद है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है तेलुगु भाषा में। अमुक्त माल्यद है वह विजयनगर के जो मध्यकालीन नगर है उसको आजकल क्या कहते हैं, तो विजयनगर का जो मध्यकालीन नगर है उसको आजकल हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम्पी। क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं विजयनगर के मध्यकालीन नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। जो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वो लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी, नहीं 56 नहीं 65 ईस्वी में, तो 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो मरमर विधि से गोल गुम्बज का जो निर्माण है तो वो किस शासक के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के सेकंड मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के द्वारा मरमर विधि के गोल गुम्बद का निर्माण किया गया था। जो गोल गुम्बज है वो कहाँ पर है, तो यह गोल गुम्बज है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बीजापुर में। तो बीजापुर में बना हुआ है क्या, गोल गुम्बद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो बीजापुर अपनी किस बीजापुर है वो अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो बीजापुर जाना जाता है किस चीज़ के लिए, तो वो जाना जाता है गोल गुम्बज के लिए। किसके लिए, गोल गुम्बज के लिए बीजापुर है वो जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ किले का जो कीर्ति स्तंभ है वो बनवाया था किसने, राणा कुंभा ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ की एक पोइम सी है वो फेमस है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी की सब गढ़ैया, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी की आप देख लो। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का किला बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है, यह घूमने की दृष्टि से बहुत ही शानदार जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे, तो वो थे अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इनको दूसरा नाम है जफर खान। कौन थे, जफर खान या फिर बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो सुविख्यात जो कोहिनूर हीरा है वह किस खान से निकला था, तो वो निकला था गोलकुंडा की खान से। किससे, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह था तो वह कौन था। तो भारत के जो प्रथम मुगल बादशाह थे तो वो कौन थे, तो वो थे बाबर। तो बाबर ने आकर क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी और ये आए थे 1526 के करीब आए थे। तो इन्होंने क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और ये क्या थे, भारत के प्रथम मुगल बादशाह थे। इसके बाद में तो अकबर जहांगीर बहुत सारे हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो पानीपत की लड़ाई है वो किस वर्ष में हुई थी। जो पानीपत की लड़ाई हुई थी तो वो हुई थी भाई साहब किस वर्ष में, तो 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की लड़ाई, और जिसके बाद में कब आए थे, भारत आया था। बाबर के क्या हुआ, आगमन हुआ था पानीपत की लड़ाई के अंतर्गत। बाबर ने तुझके ए बाबरी नामक है वो संस्मरण है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो बाबर के द्वारा जो तुझके बाबरी जो संस्मरण है वो लिखा गया है किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है,
तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये एग्जामों की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो उसके ये बाबरी जो नामक संस्मरण है वो किसके द्वारा लिखा गया? बाबर के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो तोपखाना है तो भारत में सबसे पहले किसने बनवाया था, इसका प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने किया था तोपखाने का प्रयोग। और खानवा का जो युद्ध है, युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। तो बाबर के द्वारा जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो बाबर के कई युद्ध हुए थे। पहला हुआ था, वो हुआ था पानी पिया, नहीं चांद देखा, चंदावर का युद्ध, चांद देखा पानी पी, नहीं इसकी ट्रिक है तो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। पहली हो जाएगी, खाना खाया चांद देखा घर गए और मर गए। तो खाना खाया चांद देखा घर गए मर गए। तो एक था पानीपत, तो पानी पिया, तो क्या आ जाएगा? पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया खानवा का युद्ध, और घर गए तो घर का घाघर का युद्ध, चांद देखा तो चंदावर का युद्ध, और मर गए तो मतलब ये मर गए थे 1530 ईस्वी में, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। खानवा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, और वो हुई थी कहाँ पर? आगरा के अंतर्गत। कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली में पराना किला का निर्माण है वो किस शासक के काल में हुआ था? तो दिल्ली के पराना किले का निर्माण है वो हुआ था किसके शासन काल में? तो वो हुआ था हुमायूं के में। किसके में? हुमायूं के शासन काल में पराना किले का निर्माण किया गया था। और पुराना किला है वो किसने बनवाया था? जो पुराना किला है, पुराना नहीं है पुराना हो जाएगा, तो पुराना किला है वो किसने? तो ये है ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पुराना किला ही है ये, तो जो हुमायूं ने बनवाया। एक है पुराना किला, कौन सा है? पुराना किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। पुराना किला पूछे तो हुमायूं, पुराना किला पूछे तो शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1940 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात में हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो 1540 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है? और जिसके बाद में जो क्या है, हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, तो उसका नाम है उस युद्ध का कन्नौज का युद्ध। कौन सा? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। उसके पश्चात में हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो हुमायूं को किस लड़ाई के पश्चात है जो भारत से भागना पड़ा था? तो वो लड़ाई हो जाएगी कौन सी? कन्नौज की। कौन सी लड़ाई? कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज का युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, तो वो लड़ाया गया था 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो दिल्ली के अंतर्गत हुमायूं का जो मकबरा है वो बनवाया गया था हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो टोडरमल ने जो क्या थे, मेधावी राजस्व सवाल थे, राजस्व का कार्य संभालने वाले कौन थे? टोडरमल। और उसने किसके अधीन में सेवा दी थी? तो वो दी थी शेरशाह के अधीन में। किसके अधीन में दी थी? शेरशाह के अधीन में दी थी टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कलानौर में जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय जो अकबर की जो आयु थी वो कितनी थी? तो अकबर की आयु थी वो थी 15 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष की आयु थी अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत है उसका जो फारसी में अनुवाद किया था वो किस कवि के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बदायूं के द्वारा। किसके? बदायूं के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और रामायण है तो रामायण का अनुवाद जो फारसी में किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया था? रामायण का अनुवाद भी फारसी में किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया बदायूं के द्वारा। तो बदायूं के द्वारा दो ग्रंथ थे, भारत के बहुत बड़े ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, और दोनों का क्या किया गया है? फारसी भाषा में अनुवाद किया है। वो किसने किया था? वो किया है बदायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण करवाया है जो खंभों के लिए विख्यात है वह कहाँ पर किया गया है? तो अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल है और वो किसके लिए फेमस है? खंभों के लिए विख्यात है। तो इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर करवाया गया है? तो वो करवाया गया फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। कहाँ पर करवाया है? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। मथुरा से अगला स्टेशन फतेहपुर सीकरी। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह प्रसिद्ध जो जैन विद्वान थे अकबर के पास क्या थे? 9 रत्न थे। अकबर के पास कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, और 9 कितने क्या थे? विद्वान थे। जैसे क्या नाम है उसका, बीरबल और ये टाइप से 9 रत्न थे उसके, ठीक है। तो प्रसिद्ध जैन विद्वान थे
अकबर के टाइम में, तो वो कौन थे? तो हरि और विजय थे। कौन थे? हरि और विजय, दो जैन विद्वान थे। नेक्स्ट हो जाएगा, दीन ए इलाही बनने का मूल उद्देश्य था। तो दीन ए इलाही बनने का जो मूल उद्देश्य था, तो मूल उद्देश्य क्या है दीन ए इलाही बनने का? वो है विश्व बंधुत्व। क्या है? विश्व बंधुत्व था। विश्व बंधुत्व है, वो दीन ए इलाही बनने का क्या था? मूल उद्देश्य था। आईने अकबरी जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। आईने अकबरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे, तो वो थे अब्दुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक, जो कि क्या है, अकबर के दरबार के कवि थे ये अबुल फजल। चलिए दोस्तों, आज हमने करीब 90 क्वेश्चनों के करीब हमने डिटेल से चर्चा की है, और यह आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाके देखिए, करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की। इसके अलावा जितना भी हमने लूसेंट का कवर किया है 4-5 क्लासों के अंतर्गत, वो सभी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जरूर जाके देखिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।